नमस्ते, मैं डॉक्टर घनश्याम दास सिंगल हूँ। 77 वर्ष मेरी उम्र है करीब, और मैं 1947 में पैदा हुआ था। मैं पेशे से चिकित्सक हूँ और समाज सेवा का कार्य करता हूँ। विगत 35 वर्षों के साथ मध्य प्रदेश दृष्टि कल्याण संघ से जुड़ा हुआ हूँ। वर्तमान में संगठन के साथ जुड़कर मैं महासचिव के पद को निर्वाह कर रहा हूँ। दृष्टि संघ मध्य प्रदेश दृष्टि कल्याण संघ संपूर्ण व्यवस्था का कार्य करता है, जिसके अंतर्गत सभी दृष्टिहीनों को हम निःशुल्क आवास भोजन की सुविधाएं प्रदान करते हैं। आपका सहयोग की हमें अपेक्षा रहेगी। सर, आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की है इस चीज़ के बाद? जैसे अब आपने तो 35 इयर्स तक आप देख सकते थे कि पहले आपकी लाइफ कैसी थी और अभी आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन हुए होंगे। मेरी लाइफ बचपन से ही काफ़ी कठिनाइयों और संघर्ष के साथ मैं गुजरा। मेरा जन्म जब हुआ था, मैं एक अच्छे बहुत बड़ी धनी परिवार के अंदर था। मेरे शरीर में सफ़ेद दाग हो गए, जिसके कारण से मुझे लोग हीन दृष्टि से देखते थे। वो समय भी मैंने गुजारा। फिर जब धीरे धीरे विजन कम हुआ ज़्यादा, तो मुझे आवागमन दिक्कतें होने लगी, मेरे पढ़ाई में दिक्कत होने लगी। मेरी पत्नी मेरे साथ रही हो, उनने हमेशा मुझे पूरा सहयोग किया। आने जाने में दिक्कतें थी तो साथ में लेकर जाती है मेरे को वो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कर्मा शो पे। तो आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं मिस्टर GD सिंगल सर, जो कि एक ब्लाइंड है, एक संस्था चलाते हैं, एक स्कूल चलाते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं और उनकी स्टोरी भी बहुत इंस्पायरिंग है। तो आप इस एपिसोड में देखिए उनकी स्टोरी, उनकी कहानी, उन्होंने कैसे इस जर्नी को निहारा है, कैसे संवारा है और कैसे लाइफ में आगे बढ़े हैं। सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, जब वो जन्मे थे, और अभी तक की उनकी जर्नी आप सुनिए उन्हीं की जुबानी द कर्मा शो पर। नमस्कार सर। नमस्ते। स्वागत है आपका द कर्मा शो पर। आज आप आए हमारे द कर्मा शो पर। सर, ये द कर्मा शो है, इसमें हम बताते हैं कि कर्म कैसे करने चाहिए, कर्म की राह पर चलना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए। तो आज आप हमारे सामने आए हैं, तो मध्य प्रदेश दृष्टिहीन संघ कल्याण सेवा के आप संस्थापक हैं, सेवक हैं। तो कैसी आपकी जर्नी रही है सर? बहुत अच्छी जर्नी रही है मेरी मध्य प्रदेश दृष्टि कल्याण संघ के साथ। और मैं जैसे जब मैं जी दृष्टि जाती रही, तो उस समय से मैं मध्य प्रदेश दृष्टि कल्याण संघ से करीब 45 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और उनके साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो सर आप की जो प्रॉब्लम है ये ब्लाइंडनेस की, तो ये बचपन से ही थी कि अभी अभी प्रॉब्लम चालू हुई आपको? ये मेरी बीमारी आंखों की बीमारी ऐसी है जिसमें धीरे धीरे दृष्टि कम होती है। और बचपन में मेरी दृष्टि कम थी, लेकिन मुझको दिखाई देता था पूरी तरह से। और उसी के साथ मैंने अपनी BSc की शिक्षा, MBBS की शिक्षा प्राप्त की थी। उससे मुझे MBBS की शिक्षा के दौरान पता चला कि मेरी आंखों में ऐसी बीमारी है जिसमें कि दृष्टि धीरे धीरे कम हो जाएगी और आँख भी जाके अंधत्व हो जाएगा। तो उस समय से फिर मैं तैयार था अपने आप को दृष्टि होने के लिए मैं कैसे काम करूँगा, उसके लिए मैंने अपनी तैयारी की हुई थी। तो सर आपको ये पता चल गया था, मतलब इस बीमारी का नाम पता था आपको कि इस बीमारी का नाम क्या है? कुछ डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था आपको? जी हाँ, मेरे डॉक्टर थे, मेरे जो ऑफिसर थे, मेरे प्रोफेसर थे, उन लोगों ने मुझे बता दिया था कि मेरी बीमारी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है। इसका संसार में कहीं कोई इलाज नहीं है। आज की तारीख में भी इसका कोई इलाज कहीं पर नहीं है और इसमें धीरे धीरे दृष्टि कम होगी और आप कब ब्लाइंड हो जाएंगे आखिरी में, लेकिन कब होंगे ब्लाइंड ये नहीं बता सकते। कितनी देर में कम होगी ये नहीं बता सकते। मतलब इसकी एक एज नहीं थी, कुछ भी लिमिट हाँ, नहीं थी कि कब हो सकती है कब नहीं हो सकती। हाँ, ये अलग अलग पेशेंट में अलग अलग समय लगता है ब्लाइंडनेस आने में। तो आपके जैसी प्रॉब्लम और किसी को भी आपने सुनी है, देखी है कभी कि इनको भी प्रॉब्लम? बहुत सारे लोग जो अभी दृष्टिहीन हो रहे हैं या बाद में दृष्टिहीन होती है युवा एज में, उन लोगों को ये बीमारी अक्सर यही प्रकार की बीमारी होती है। और वे भी कोई कॉलेज में पढ़ते हुए, कोई जॉब में करते हुए उनको दृष्टि दोष होता है और वो हमारे पास आए हैं संस्था में। मैंने मार्गदर्शन दिया उनको और उसके बाद बहुत अच्छे से वो अपना काम कर रहे हैं। संसार में इस बीमारी का कहीं कोई इलाज नहीं है। तो मैं तो विश्व में भी घुमा हुआ हूँ, तो वहाँ भी मेरे को ऐसे लोग मिले जिनको ये बीमारी है और बाद में उनको दृष्टि जाती रही। तो सर, जो आपकी संस्था में बच्चे आते हैं या जो भी आते हैं, तो वो बचपन से दृष्टिहीन रहते हैं या बीच में जो दृष्टिहीन हो जाते हैं वो लोग आते हैं? हमारी संस्था में दोनों प्रकार के हितग्राही आते हैं। हम एक स्कूल संचालित करते हैं जिसका नाम हिरन केलर हायर सेकेंडरी स्कूल है। उसमें छोटे बच्चे 5-6 वर्ष के 6 वर्ष तक के बच्चों को हम प्रवेश देते हैं। वो शुरू से उनकी दृष्टि कम होना या दृष्टि नहीं होना की शिकायत होती है,
वो आजकल जो बच्चे आते हैं उनकी दृष्टि कम होती है, तो ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं और उनको हम प्रवेश देते हैं, हमारे यहाँ शिक्षा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ युवा जो बाद में दृष्टिहीन हुए हैं वो भी हमारे पास आते हैं और उनको फिर हम किस प्रकार से वो दृष्टिहीन होने के कारण उनका पुनर्वास होना चाहिए, कैसे दृष्टि के होकर वो काम करेंगे, उसका उनको प्रशिक्षण देते हैं और उनको कोशिश ये करते हैं कि जो भी वो रोजगार कर रहे हैं, अगर व्यक्ति पढ़ने वाला है लड़का तो पढ़ाई अपनी जारी रखे, अगर वो नौकरी कर रहा है तो अपनी नौकरी जारी रखे, उसका प्रयास पूरा करते हैं और इसमें हम सक्सेस भी हुए हैं। आज जो भी दृष्टिहीन लोग हैं जो बाद में ब्रांड हुए, पहले भी थे, तो वो अपना पूरी तरह से अपने व्यवसाय में, अपने पढ़ाई में लगे हुए हमारे संगठन के माध्यम से परामर्श के साथ। क्या प्रोसेस रहता है सर आपके इधर एडमिशन लेने का या आने का? हमारे यहाँ संगठन में प्रवेश लेने के लिए सभी जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनको निःशुल्क आवास भोजन की शिक्षा सुविधा दी जाती है। उनको अपने साथ अपना विकलांगता प्रमाण पत्र, अपना जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और दूसरे जो भी उनको गरीबी रेखा के नीचे है तो वो प्रमाण पत्र, इस प्रकार के सारे अपने डॉक्यूमेंट्स, देश का निवासी प्रमाण पत्र इत्यादि लेकर आना होता है। अच्छा। और उसके साथ उनको हम प्रवेश देते हैं। जैसे उनसे आप कोई चार्ज नहीं लेते हैं? हम सारी सुविधाएं दृष्टिहीनों के लिए निःशुल्क प्रदान करते हैं। हमारे संगठन के अंदर सभी को स्कूल के अंदर 100 विद्यार्थी हमारे पास शिक्षा देते हैं, जिनको हम आवास, भोजन, शिक्षा, वस्त्र, खेलकूद, देखभाल। तो और सर जरूरी नहीं कि आपके स्कूल में गरीबी बच्चे आते हो सकता है कोई अच्छा पैसे वाला बच्चा भी दृष्टिहीन हो वो भी आ जाए, क्योंकि हमारे वो पास एक ही बच्चों की वाइब्स में आ जाता होगा कि यार चलो सब दृष्टिहीन ही तो मे भी उसमें उनके माता पिता उनको डाल देते होंगे स्कूल में। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई अच्छा पैसे वाला बच्चा भी आपके इधर आया हो? हमारे पास कई अच्छे बच्चे आए हैं और एक डॉक्टर का बच्चा आया था, एक यहाँ के बिजनेस में, दूसरे लोग कई, मतलब ऐसा कोई जो बीमारी है वो जाति, शिक्षा, पैसा इन सबको नहीं देखती, किसी में ही हो सकती है। तो वे सभी ऐसे लोग जिनको आवश्यकता होती है हमारे पास आते हैं और उनको हम हमारे पास सभी लोगों के समान निःशुल्क जो व्यवस्था है हमारी प्रदान करते हैं। जो भी अगर हमारे को संस्था को सहयोग करना चाहे स्वेच्छा से, वो साधन अपना दान कर सकते। कभी गवर्नमेंट ने भी सर सपोर्ट किया है आपकी संस्था को? गवर्नमेंट शासन से, मध्य प्रदेश शासन से हमारी संगठन को आंशिक सहयोग प्रदान किया जाता है, जिसके अंतर्गत हमारे कुछ कर्मचारियों का वेतन और जो हमारे शिक्षार्थी हैं उनके आवास भोजन के लिए कुछ राशि प्रदान की जाती है। बाकी सब कार्य हम दानदाताओं के सहयोग से करते हैं। और आपके स्कूल में क्या क्या बच्चों को सिखाई जाती है? क्या टैलेंट सिखाया जाता है? बच्चों को आराम से जब हमारे पास बच्चे आते हैं उनको किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनकर रहना है, ये सबसे पहले हम जब छोटे बच्चे आते हैं उनको सिखाया जाता है। वो सबसे मुश्किल काम होता है। फिर उनको इस जो आपने दैनिक जीवन कैसे जीना है वो सिखाने के साथ साथ उनको शिक्षा भी प्रदान की जाती है और कक्षा 1 से 12 तक शिक्षा उनको दी जाती है। दृष्टिबाधित बच्चों को विशेष रूप से शिक्षा देने के लिए उनको ब्रेल लिपि का ज्ञान दिलाया जाता है। ब्रेल लिपि के माध्यम से वो लिखना पढ़ना सीखते हैं। उनको जो वस्तुएं होती हैं उनका आकार वगैरह दिखाने के लिए 3 डायमेंशन मॉडल्स होते हैं, उनके द्वारा शिक्षा प्रदान की अब जानकारी दी जाती है। और शिक्षा के साथ साथ ही उनको खेल कूद की सुविधा, संगीत की शिक्षा वो दी जाती है। आजकल ब्रेल सिखाने के लिए हम लोग मशीनें आ गई हैं, एनी मशीन है, उसके माध्यम से खेल भी होगा और सीखेंगे भी, ब्रेल भी सीखेंगे, वो शिक्षा दी जाती है। और आज का युग जो चल रहा है कंप्यूटर का युग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ITI का युग है, तो उसके अंदर बच्चों को हम कंप्यूटर प्रशिक्षण भी साथ में देते हैं, जिससे वो आत्मनिर्भर रखे अपना सारे काम कंप्यूटर के माध्यम से, वो स्मार्टफोन के माध्यम से कर सकते हैं। और इसी शिक्षा के साथ साथ उनको उनका व्यक्तित्व विकास का काम करना, खेल कूद करना, सभी चीज़ें सिखाई जाती हैं बच्चों को। सर आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की है इस चीज़ के बाद? जैसे अब आपने तो 35 ईयर्स तक आप देख सकते थे और एकदम से आपका धीरे धीरे देखना बंद हो गया, तो आपने क्या प्रॉब्लम फेस की? उसके पहले आपकी लाइफ कैसी थी और अभी आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन हुए होंगे? मेरी लाइफ
बचपन से ही काफ़ी कठिनाइयों और संघर्ष के साथ मैं गुजरा। मेरा जन्म जब हुआ था, मैं एक अच्छे बहुत बड़ी धनी परिवार के अंदर था, संपन्न परिवार था। धीरे धीरे परिवार की स्थिति खराब होती गई, तो उस समय मैंने फिर काफ़ी कठिनाइयाँ भी महसूस की और मेरे शरीर में सफ़ेद दाग हो गए, जिसके अच्छा। कारण से मुझे लोग हीन दृष्टि से देखते थे। वो समय भी मैंने गुजारा और जब मेरी दृष्टि धीरे धीरे कम होने लगी तो वो समय भी बहुत कठिनाई का समय था। किस प्रकार से शिक्षा ली, किस प्रकार से मैंने मेजर किया, इट्स वाज डिफिकल्ट टास्क फॉर मी टू कार्य करना, सामान्य लोगों के साथ कार्य करके इस सब के साथ निकलना। फिर जब धीरे धीरे विजन कम हुआ ज़्यादा तो मुझे आवागमन में दिक्कतें होने लगी, मेरे पढ़ाई में दिक्कत होने लगी। मेरी सहयोगी मेरी पत्नी मेरे साथ रही, उनने हमेशा मुझे पूरा सहयोग किया। जब मुझे आने जाने में दिक्कत हुई थी तो साथ में लेकर जाती हैं मेरे को वो। और मैं आरंभ में सामान्य चिकित्सकों की भांति शासन की सेवा में था। शासन की सेवा में रहते हुए मैंने चिकित्सा काम किया। धीरे धीरे मेरी रोशनी कम होने लगी ज़्यादा, तब मैंने शासन को भी यह बात बताई कि मेरे को दृष्टि कम हो रही है, आगे मुझे कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उसके लिए मुझे देश के भिन्न भिन्न भागों में घूमकर लोगों से मिलना पड़ा। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय दृष्टि संस्थान देहरादून में है, वहाँ के डायरेक्टर लाल लबरानी हुआ करते, वो ही वॉज ब्लाइंड पर्सन। उनसे जब मिला, उनको बताया कि मैं दृष्टिहीन होने जा रहा हूँ, मेरे को ऐसी बीमारी है जिससे मैं दृष्टिहीन हो जाऊँगा। उनने मुझे बोला कि डॉक्टर सिंघल, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया अपनी विकलांगता को, तो आपका पुनर्वास का 50% जो रास्ता था वो पूरा हो गया। 50% का बचा, वो आप आराम से प्रशिक्षण से कर सकते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। मुझे मध्य प्रदेश दृष्टि कल्याण संघ ने के जो फाउंडर हमारे हैं श्री महावीर मधुकर सुरडोलकर, जो जिन्हें मध्य प्रदेश दृष्टि कल्याण संघ की स्थापना की, उनने मुझे बहुत परामर्श दिया और उनके परामर्श के साथ ही मैंने प्रशिक्षण लिया बॉम्बे जाकर। और इस कार्य में शासन का भी बहुत सहयोग रहा मुझे, जिसने शासन ने मुझे शासकीय ड्यूटी पर रहते हुए इस प्रशिक्षण लिए भेजा था। तो सर अभी आपके बच्चे हैं, जैसे आपके जीवन साथी तो आपके साथ में ही आपका सपोर्ट करती है फुल, तो बच्चे भी आपके हैं? मेरे 2 बालक हैं। एक लड़की है मेरी जो प्रोफेसर है, गुना में कंप्यूटर पढ़ाती है। अच्छा। मेरा लड़का इंजीनियर है जो अमेरिका में काम करता है एप्पल के साथ। मेरी बहू है, वो भी वहीं इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर है अमेरिका में। और ये सब जाते जो मैं मानता हूँ ये ईश्वर की देन है। मैं जो समाज के साथ दिख काम कर रहा था, मैंने जो कुछ भी अच्छा काम किया, जो भी सेवा मैं कर सकता था, उससे का मुझे जो प्रतिफल कर्म, आप कर्मा का आप लोग का भी कर्म शो कर रहे हैं आप लोग। और मैं मानता हूँ कि कर्म ने बाधिका रस्ते माँ फलेशु कदाचना। आप कर्म करो, फल की इच्छा करो, अपने आप फल तो अपना मिलेगा ही। जो मैं आज आपके पास बैठा हुआ हूँ वही कर्म का ही फल है जो आज आपके साथ मुझे साक्षात्कार देने का मौका मिल रहा है। हम कर्म सर इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे कर्म पहले कैसे थे और हम आगे कर्म कैसे करें। हम लोगों को देखकर ही जीते। हम लोग आपसे इंस्पिरेशन भी लेते हैं सर कि आप लोग इस हालत में हो फिर भी अपने कर्म कर रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो। नहीं तो बहुत से लोग हैं जो घर में बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो हम यही कहते हैं कि आप हमारे लिए मोटिवेशनल हो, इंस्पिरेशन हो, कि हम आपको देख के ही जिए, क्योंकि हमारे आज हाथ पैर चालू है, भगवान ने अच्छे हाथ पैर दिए हैं, अच्छा परिवार दिया है, अच्छा खाना पीना है, तो हम उसी को देख के अच्छे से जिए, अच्छे कर्म करें, अच्छी कर्म की राह पर चले, तो हम आपको देख के मोटिवेशनल होते हैं। तो सर वो जो बच्चे हैं आपके वो फुल सपोर्ट करते हैं आपका, मतलब जैसे आप जहाँ रहते हैं वहाँ आते हैं, आपकी केयर करते हैं वो लोग? बहुत मतलब मैंने आपसे बोला कर्म जो किया ना उसका फल इसको बोलते हैं ना, बिना मांगे मिलता है। तो कर्म करो आप। यूएसए में जॉब कर रहे हैं। मेरा बच्चा मेरे को अगर कहीं भी मूव करता हूँ तो एक एक मिनट की खबर उसके पास रहती है। अच्छा। ही इज सो केयरफुल फॉर मी। मेरी बच्ची मेरे साथ जब आवश्यकता होती है साथ रहती है। बहुत अच्छे ईश्वर ने मुझे बहुत अच्छा परिवार दिया। मेरी पत्नी मुझे हर क्षण पूरा सहयोग कर दिया। जो कुछ भी हूँ मैं उसी की बदौलत हूँ। अच्छा, तो सर आपकी वैसे दिनचर्या क्या रहती है? मतलब आपको प्रॉब्लम्स तो आती होगी कुछ आने जाने में, खाने पीने में, उठने बैठने में, तो आपके कोई केयर टेकर रहता है साथ में जो आपको कहीं ले जाता है, खाना पिलाना, पूरा ध्यान दिलाना आपके ऊपर? मुझे मेरे सारे दैनिक कार्य करने में कोई परेशानी नहीं होती। मैं स्वयं अपने सारे काम करता हूँ।
मुझे मेरे घर में मेरी पत्नी है जो सहयोग करती है। जो अंधत्व के कारण सबसे बड़ी दिक्कत हुई मुझे कि आवागमन, बाहर आना जाना अकेला नहीं कर सकता मैं, हमको पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है, वो एक परेशानी बहुत बड़ी होगी। और उसके लिए मेरे को मेरा सहयोगी मैंने रखा हुआ है मेरे साथ, जो अच्छा। मुझे आने जाने में मदद करता है। मैं संगठन के लिए जो काम करता था उसमें भी वहाँ के हमारे कर्मचारीगण, अधिकारीगण हमेशा मुझे सहयोग करते रहे आवागमन में। और उन सबके सहयोग के साथ ही मैं ये सभी काम संगठन के पूरे काम करता हूँ। और मैं विगत मैंने जैसे बताया कि 45 वर्षों से संगठन के साथ जुड़ा हूँ, मध्य प्रदेश दृष्टि कल्याण स्कीम के साथ जुड़कर काम कर रहा हूँ। और वहाँ पर विभिन्न पदों पर रहकर मैंने काम किया। मैं संगठन के मुख्य पद जिसको हम सचिव बोलते हैं और महासचिव बोलते हैं, उस पर पूर्व में करीब 8 साल काम किया मैंने। अभी 2012 से करीब 15 साल से मैं इस पद पर काम कर रहा हूँ और संगठन के पूरे प्रमुख दायित्वों का निर्वाह करते हुए संगठन के संचालन में अपना सहयोग प्रदान कर रहा हूँ। तो सर ये जो आपने बताया कि ब्लाइंडनेस धीरे धीरे कम होती जाती है, मतलब ये दृष्टि हमारी कम होती जाती है हमारी उम्र के साथ साथ, तो अभी आप ये जो युवा आ रहे हैं, जो यंगस्टर्स है, जो बच्चे आ रहे हैं, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं, दिन भर उसी में ही लगे रहते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ये देखना चाहिए या कम देखना चाहिए? एक्चुअली मेरा जो सजेशन है आप लोगों के लिए, सब युवाओं के लिए, कि हमें सब कुछ करना है लेकिन एक सीमा के अंदर, एक उसके अंदर रह के करना चाहिए हर कार्य को। क्योंकि अभी बीच में क्या हुआ था कि पहले स्कूल्स में बोलते थे कि मोबाइल मत देखो, टीवी मत देखो, इससे आंखें कमजोर होगी, और जब कोविड आया, जब लॉकडाउन हुआ, तो स्कूल वाले ही ऑनलाइन क्लासेस चालू करने लग गए, ऑनलाइन क्लासेस लेने लग गए, तो बच्चे मोबाइल में चले गए। तो मतलब ये एक बिजनेस है कि हमें इनकम करनी है तो हम वही उस तरफ चले जाए, उस पटरी पे चले जाए। देखिए क्या है कि जो भी हमारा दृष्टि है वो देखने से कभी खराब नहीं होती। एक तो ये समझे देखने के लिए है आंखें, तो सामान्य व्यक्ति भी उससे अगर देख रहा है, काम कर रहा है, तो उससे दृष्टि खराब नहीं होगी। अच्छा। किंतु अगर हम उसी का लंबे अवधि तक उपयोग करेंगे, बहुत देर तक करेंगे, तो वो हमारे को नुकसान कर सकती है। उसके लिए अलग जो इंजीनियर्स लोग हैं, लंबे तक काम करते हैं, उनके अलग सुझाव रहता है कि भाई बहुत देर तक काम कर रहे हैं तो उसका 10-15 सेकंड आराम कर लें। वो हमारे युवा लोग जो हैं आज जो दिन भर मोबाइल के साथ लगे रहते हैं, उनके लिए मेरा सुझाव है कि उसका उपयोग हम आवश्यकता अनुसार करें, ना कि दिन भर उसके साथ उपयोग करेंगे तो हमारा जो व्यक्तित्व खुद का विकास है वो हम ना करते हुए अपने आप को डेवलप करते हुए उसके मार्गदर्शन में चलेंगे। अभी टेक्नोलॉजी के लिए जो हम लोग बोलते हैं, जो समाज भी बोल रहा है, मैं नहीं, मेरा पूरा समाज जो बोलता है वो ये बोलता है कि हम टेक्नोलॉजी पर हावी हों, टेक्नोलॉजी और हमारे हावी ना होना चाहिए। बिल्कुल। दृष्टि जो बच्चे रहते हैं जिनको कम रोक सकता है, आपने मुझे बोला कि देखने से दृष्टि खराब होती है, ऐसा नहीं है। जो हमारे ऐसे आज के समय में ऐसे दृष्टि ज़्यादा हैं जिनको थोड़ा दृष्टि है, तो उनके लिए हमारा सुझाव रहता है कि दृष्टि का उपयोग पूरा करें। वो अपना उसको देखने से जितना उससे देख सकते हैं देखेंगे तो उसका दृष्टि का उपयोग हुआ, और उसका उपयोग करके अपना काम करें। उससे देखने से काम करने से दृष्टि कम नहीं होती। तो सर आप कह रहे हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है दृष्टि का, अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, साइंस हमारा बहुत ऊपर चला गया है, तो ये जो नेत्रदान होते हैं, जो मरणोपरांत नेत्रदान कर दिए जाते हैं, तो वो नेत्र किसी और में भी लग जाते हैं, तो ये सक्सेसफुल हो जाता है, देखने लग जाता है इंसान? आपको मैं इस कर्मा शो के माध्यम से समाज तक ये जानकारी पहुंचाना चाहता हूं कि जो नेत्रदान किया जाता है बहुत अच्छा काम है वो। उसके अंदर जो आंखों में जो लोग को दृष्टि में दोष होता है, आंख के अंदर हमारा एक भाग होता है जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं, जो हमारे भूरे भाग और काले भाग को कवर करता है, आंख के पूरे काले भाग और पूरे भाग को, जिसको आइरिस और हम प्यूपिल बोलते हैं। पूछ में काला भाग पुतली होती है, चारों तरफ पूरा भाग होता है, आइरिस बोलते हैं उसको। एक पारदर्शक झिल्ली जो होती है जिसे कॉर्निया बोलती है, वो कवर करती है, उससे ढका रहता है वो। जैसे घड़ी का कांच होता है वो घड़ी को ढक रहता है, उस प्रकार वो कांच होता है। और ऐसे मरीज लोग जिनके ये कांच में, अगर कोई कांच में धब्बा आ जाएगा तो हम कांच से बाहर नहीं दिख सकते, उसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति जिनके इस कॉर्निया में कोई धब्बे आ गए हैं चोट के कारण, बीमारी के कारण,
तो उनको देखना कम हो जाता है, नहीं देख पाते हैं। ऐसे लोगों का कॉर्निया निकालकर उनको दूसरा कॉर्निया लगाया जाता है, उसके नेत्रदान द्वारा दूसरा कॉर्निया लेकर लगाया जाता है, तो उनको उससे पूरा दृष्टि का लाभ हो जाता है और देखने लगते हैं। लेकिन जो दूसरी बीमारियां हैं, आँख के अंदर का भाग है, आँख का पर्दा जो होता है, वो उसके अंदर जब बीमारियां होती हैं, जब पर्दा खराब हो जाता है, वो नर्वस टिश्यू, स्नायु तंत्र बोलते हैं उसको हम हिंदी में, वो खराब हो जाने से, पर्दा खराब हो जाने से उस पर जो छाया बनेगी, जो चित्र बनेगा, वो नहीं बन पाता है जो हम देख रहे हैं उसका, और वो ब्रेन तक नहीं पहुंचता है, इसलिए वो देख नहीं पाते हैं। और जो पर्दे की खराबी है, पर्दा की जिसकी शरीर खराब हो गए, उसका कोई इलाज अभी भी संसार में नहीं है। तो वो मतलब आपका कहना है कि जो नेत्रदान होता है वो एक छोटी सी कोई बीमारी होती है तो उससे वो उनको ट्रांसफर हो जाता है और उनको दिखने लग जाता है थोड़ा थोड़ा, बाकी इसके अलावा नेत्र की अभी तक कोई इलाज नहीं है। नहीं, नेत्र की अन्य बीमारियों के भी इलाज हैं, लेकिन पर्दे की जो बीमारी जिसमें सेल्स, पर्दे के सेल्स खराब जाते हैं, हाँ। इनको हम मतलब रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बोलते हैं, और दूसरी डिजेनरेशन कॉर्निया, वो रेटिना या मैक्यूला बीच का भाग होता है, मैक्यूला बोलते हैं उसके। डिजेनरेशन मतलब सेल्स की डेथ जिसकी हो गई, वो सेल्स की डेथ जिसमें हो जाती है, ऐसे लोगों में उनका नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका कोई उपचार अभी तक नहीं है। तो सर जैसे अब आप तो देख नहीं सकते हैं, तो अब आपको चलना है, कहीं जाना है, तो आप अपने माइंड से चलते हैं कि अपनी सोच से, किस प्रकार से आप अपने आप को सोचते हैं कि मैं यहाँ जाऊँ, ये रास्ता सही है, ये चीज़ें सही है, यहाँ हाथ लगाऊँ, ये चीज़ें सही है, कैसे स्पर्श करके आप पहचानते हैं? देखिए, ये सब आप बता रहे हैं सभी पुराने तरीके हैं, जिससे दृष्टिहीन लोग अपने आसपास, हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं, क्या डायरेक्शन है, किधर राइट को मुड़ना है, लेफ्ट को मुड़ना है, और कहाँ जाएंगे तो मोड़ आएगा, उस प्रकार से जब हमको पूरा आइडिया रहता है किसी जगह का, तो उसके असर से हम लोग आना जाना करते हैं। हमारे पास एक छड़ी रहती है, छड़ी के माध्यम से हम उसको चलने का काम करते हैं। और अब जो नया युग आ गया, जो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग जो आया है, इसमें बहुत चीजें परिवर्तित हो गई, बहुत परिवर्तन हो गया है। अब दृष्टिबाधित लोग भी सामान्य लोगों की भांति सारे काम कर सकते हैं। उनको दृष्टि खत्म होने के कारण भी ऐसा कुछ नहीं कि वो अच्छे काम नहीं कर सकते। आवागमन के लिए उनके पास छड़ी है, GPS जैसा आप लोग यूज करते हैं, GPS उस प्रकार का GPS है, उसके अंदर उसको चालू कर दीजिए और वो आपको बताएगा आपके आगे रास्ता, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है। उसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, एप्लीकेशन आ गए हैं, जिनको डाउनलोड कर लेंगे तो मोबिलिटी कर सकते हैं दृष्टि लोग। पढ़ने की बात जहाँ आती है, तो बुक्स पढ़ने के लिए भी बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं, उनके माध्यम से जो भी प्रिंटेड मटेरियल है, लिखा हुआ मटेरियल है, उसको ऑडियो में कन्वर्सन करके पढ़ सकते हैं। ब्रेल मटेरियल को, ऑडियो मटेरियल को ब्रेल में परिवर्तन करके पढ़ सकते हैं। तो अब जो टेक्नोलॉजी का युग आया है, उससे काफी सुविधाएं विकलांग लोगों के लिए, विभिन्न क्षेत्र के विकलांगों के लिए उपलब्ध हो गई हैं। विशेष रूप से दृष्टिहीनों के लिए भी काफी सुविधाएं हैं, जिनके माध्यम से वो अपने सारे दैनिक कार्य कर सकते हैं। और आज हमारे काफी दृष्टिहीन लोग जो हैं शासकीय सेवा में, उसके रोजगार में लगे हुए हैं, वो इन्हीं सब तकनीकों का उपयोग करते हुए अपने काम को पूरे सामान्य रूप से कर रहे हैं। सर आपके स्कूल में जैसे बहुत सारे बच्चे टैलेंटेड भी हैं, कुछ भगवान एक खूबी सभी को देता है, तो क्या प्लेटफॉर्म देते हैं आप उनको आगे पहुंचाने की, क्या कोशिश करते हैं उन बच्चों को? हमारा कोशिश रहता है कि बच्चों के अंदर जो निखार है, जो उनकी क्वालिटी है या कौशल है, हर बच्चे का में अलग अलग कौशल में इंटरेस्ट होता है और कौशल रहता भी है, तो उनको उस हिसाब से हम प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे बच्चे जो हैं संगीत में भी, जो बहुत बच्चे संगीत में आगे बढ़ गए हैं, नेशनल लेवल पे हमारे बच्चे संगीत प्रतियोगिता में जाते हैं, अपनी प्रस्तुति देते हैं। मैंने तो एक से सुना भी आपकी इंदौर से कोई एक इंडियन आइडल में भी लड़की गई हुई थी शायद। इंडियन आइडल की जो लड़की थी वो नेपाल की थी, हमारी इंदौर की नहीं थी। अच्छा। हमारे बच्चे जो है आइडल में काफी आगे तक पहुंच गए हैं, और कुछ थोड़ा सा उनको अड़चन रही तो पीछे रह गए कुछ। बाकी हमारे बच्चे जो है आइडल प्रोग्राम में भी सम्मिलित होते रहे हैं और विभिन्न प्रोग्राम में वो सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार से कुछ बच्चे जो खेल में एक्सपर्ट हैं, वो खेल में आगे बढ़ते हैं। हमारे स्कूल से निकले हुए बच्चे जो हैं
अभी क्रिकेट प्रतियोगिता दृष्टिहीनों के लिए होती है, उसमें हमारे यहाँ का निकले हुआ छात्र, नाम बोलता हूँ मैं, सोनू गोलकर है, अशोक एक लड़का है, एक राजकुमार लड़का, ओम प्रकाश लड़का है, एक राजकुमार लड़का है। ये लोग बहुत अच्छे से क्रिकेट खेल रहे हैं और हमारी क्रिकेट टीम जो है वो पूरे नेशनल लेवल पे ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पूरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के अंदर नाम करके आई है और प्रथम रही है। तो सर इनको आर्थिक मदद भी अपने संस्था से होती है कुछ? बहुत ज़्यादा आर्थिक मदद हम लोग नहीं कर पाते हैं, किंतु जो भी बच्चों की आवश्यकता होने पर उनकी परिस्थिति के अनुसार, उनकी नीड्स के अनुसार हम उनको संगठन के माध्यम से या दान दाताओं के माध्यम से उनको मदद करके उनके गंदे तक उनके जो भी ऑब्जेक्टिव या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में पूरा मदद करते हैं हम लोग। अच्छा, तो फ्यूचर प्लान क्या सोचा है सर आपने स्कूल की, संस्था के लिए, बच्चों के लिए, कि क्या करना है इनके लिए आगे? हमारे बच्चे बहुत अच्छे से अपना काम कर सकें, वो एक हमारा उद्देश्य है। हमारे बच्चे जब स्कूल से निकलते हैं तो वे सामान्य बच्चों की बात अपना कंपटीशन देके उनके साथ सर्वाइव करके आगे बढ़ें, ये हमारा प्रयास है। और इसी कड़ी के अंदर हम बच्चों को शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर के अंदर भी उनकी स्किल पूरी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए बहुत अच्छी कंप्यूटर लैब हमने बनाई हुई है। तो बच्चे हमारे कंप्यूटर सीखकर आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ आगे जब उनको कॉलेज लेवल या कहीं पर भी आवश्यकता होती है तो वो मदद करते हैं हम। और दूसरी जो कंपटीशन के लिए, रोजगार के लिए उनको कंपटीशन की में कुशलता की आवश्यकता होती है, तो उस प्रकार के कोचिंग क्लास भी हम लोग समय से पर चलाते हैं, तो जिसके कारण से वो प्रतियोगिता में बैठकर अपने रोजगार बना सकते हैं। और इसी प्रकार से आज बहुत से बच्चे विभिन्न प्रतियोगिताओं में बैठकर सफल होकर अपना रोजगार कर रहे हैं। तो सर आपके यहाँ जो टीचर्स है, फैकल्टीज है, ये भी अधिकतर ब्लाइंड है या ये देख सकते हैं? हमारे पास जो शिक्षक हैं वो दृष्टिहीन भी हैं और सामान्य भी हैं, दोनों प्रकार के शिक्षक हैं। अच्छा, तो क्या मदद रहती है उनसे बच्चों को? शिक्षक का जब नाम हम लेंगे तो सामान्य बच्चे भी जब छोटे रहते हैं उनको शिक्षक का जो महत्व होता है, बड़े होने तक उनको याद रहता है कि ये शिक्षक था, इसने हमारे लिए क्या किया। तो बच्चों के विकास के लिए शिक्षक का तो बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। और आज जो भी बच्चे हमारे आगे बढ़ते हैं वो शिक्षकों के द्वारा, उनके मार्गदर्शन के द्वारा, उनके परामर्श के साथ ही आगे बढ़ते हैं और आगे निकलते हैं। तो शिक्षकों को भी आप रहने की सुविधा देते हैं कि वो नॉर्मल मतलब लोकलाइट रहते हैं? हम हमारे पास शिक्षकों को निवास प्रदान करने की सुविधा तो नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद भी बहुत ही सामान्य स्थिति में संगठन को चलाने का प्रयास करते हैं दान दाताओं के सहयोग से। तो हमारे शिक्षक लोग अधिकतर बाहर निवास करते हैं। जब भी कोई ऐसे शिक्षक या दृष्टिहीन व्यक्ति हमारे पास आता है, जो शिक्षक है हमारे पास या रोजगार में लगता है, अगर उसको आवश्यकता रहती है तो कुछ समय के लिए हम उसको अपने यहाँ आवास की शिक्षा सुविधा प्रदान करते हैं और कोशिश करते हैं कि वे अपना निवास अलग से पृथक से करें। मैंने तो सुना है आप एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाना चाहते हैं ब्लाइंड बच्चों पे, दृष्टिहीन बच्चों पे, तो क्या सोचा है आपने उस डॉक्यूमेंट्री के लिए कि क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए? हम समाज तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि किस प्रकार एक बालक जब हमारे पास आ रहा है तो उसके विकास में संगठन का पूरा सहयोग होता है और उसको किस प्रकार से एक छोटे बालक को हम बाहर लाकर दृष्टिहीन बच्चों को भी सामान्य बच्चे की भांति किस प्रकार एक देश के लिए उपयोगी नागरिक के रूप में लाके काम करते हैं, पूरा उस बात को जन जन तक पहुँचाकर उन तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं। उस माध्यम से ये भी चाहते हैं कि देश के और प्रदेश के भिन्न भिन्न भागों में जो ग्रामीण क्षेत्र जहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे उन तक भी हमारी बात पहुँचे कि अगर ऐसा कोई बच्चा है उसको समय से हमारे पास भेजें तो उसका पूर्ण विकास होगा और वह भी सामान्य बच्चों के साथ काम कर सकेगा। साथ ही साथ समाज का भी सहयोग हमको मिलेगा इस कार्य के लिए। इसलिए हम ये सबकॉन्ट्री बनाना चाहते हैं और कर्मा जो शो है वो इस काम में हमारे लिए बहुत सहयोग कर रहा है और भविष्य में आप हमारे साथ मिलकर आगे काम करेंगे, ये ऐसी हमारी पूरी अपेक्षा है और आपका सहयोग हमें को समझ मिलता रहेगा, ये मैं
कोशिश करूंगा आपके साथ मिलकर और आप हमें प्रदान करेंगे। तो सर आप जैसे बाहर गए तो बाहर जाते हैं तो आपको कुछ ऐसे प्रोत्साहन मिलता है, अवार्ड्स मिलते हैं कि आप ये अच्छी संस्था चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं? मैं को जब जब भी मैं बाहर जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे बहुत सहयोग समाज मिलता रहता है। मैं देश के अंदर ही विभिन्न संस्था में घुमा हुआ हूँ और उनसे मिला हुआ हूँ। विशेष रूप से मैं ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड दिल्ली के साथ जुड़ा रहकर उनके साथ भी विभिन्न पदों पर मैंने काम किया है। कार्यकारिणी सदस्य, उपाध्यक्ष के रूप में व कार्यकारिणी सदस्य के रूप में नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया है, जिसकी शाखा इंदौर में मध्य प्रदेश शाखा के रूप में काम करती है। उनके साथ जुड़कर भी मैं भिन्न भिन्न पदों पर करीब 40 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा। वहाँ भी कार्यकारिणी सदस्य, संयुक्त सचिव तथा उपाध्यक्ष रूप में मैंने काम किया हुआ है। बिल्कुल। इसी के साथ साथ ही जब जब भी मुझे मौका मिलता है बाहर जाने का या देश में कहीं जाने का, तो मैं उन संस्थाओं में विजिट जरूर करता हूँ जहाँ पर कि दृष्टिहीनों के लिए काम किया जा रहा है। मैं इंडिया में भी गुजरात में गया, जो ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन वस्त्रपुर में है। सबसे बड़ा ब्लाइंड एसोसिएशन कहाँ पे वैसे सर इंडिया में? इंडिया में सबसे बड़ा बोलना तो बड़ा मुश्किल है, सब लोग कभी कॉम्पिटिटिव हैं और बड़े बड़े संस्थान अगर बताना चाहूँ मैं तो ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन अहमदाबाद में वस्त्रपुर में है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान जो देहरादून में जो राष्ट्रीय लेवल का है। दिल्ली में ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड है, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन है। और एक बहुत बड़ा संगठन दिल्ली के अंदर है, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, जिसके महासचिव मिस्टर SK रुंगटा जी हैं, जो कि सुप्रिंटेंडेंट के सॉरी मैंने गलत बोल दिया सर, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, दृष्टिहीन है। वो संस्था जो है पूरे देश के दृष्टिहीनों को एकत्रित करके उनके लिए काम करती है। हाल ही में मैं बेंगलोर में भी गया हुआ था। वहाँ मैं 2 संस्थाओं से मिलकर आया। एक समर्थन संगठन है जो कि विभिन्न विकलांगों के लिए काम करता है, विशेष रूप से दृष्टिहीनों के लिए भी काम कर रहा है। उन्हें अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर अभी एक वर्कशॉप किया हुआ था। एनेबल इंडिया से मैं होकर आया, जो कि दृष्टिहीनों के लिए के साथ साथ दूसरे दृष्टिबाधितों के लिए भी काम करती है। बिल्कुल। और उनके द्वारा, एनेबल इंडिया के द्वारा भी हमारे संगठन को एक परिवर्तन सेंटर का वो काम दिया गया है, जिसके अंतर्गत हम डिजिटलाइजेशन का जो युग चल रहा है, बिल्कुल, उसमें 1 मिलियन दृष्टिहीनों तक हमको पोस्टल डिजिटलाइजेशन करना है। उस कार्य को करने के लिए एक कंप्यूटर लैब बनाई गई है उनके द्वारा इंदौर में हमारे यहाँ पर, जिसके साथ हम उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं दृष्टिहीनों को और अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। समर्थनम द्वारा जो कंप्यूटर लैब बनाई गई है वो मैंने जैसे बताया स्कूल के अंदर चल रही है हमारे पास। मुझे अवसर मिला देश के बाहर जाने के लिए। मेरा बेटा जिसे अमेरिका में है, तो विशेष रूप से मैं अमेरिका में भी रहा। कुछ समय रहे आप? मैं बीच में 6 माह के लिए 5-6 बार जा चुका हूँ अमेरिका में। अच्छा। और जब जब भी मैं वहाँ रहता हूँ तो वहाँ की जो आसपास की संस्थाएं हैं उनको अवश्य विजिट करता हूँ। वहाँ पर मैंने, अच्छा, वहाँ की संस्था से भी आप मिलते हैं? हाँ, वहाँ पर मैंने दृष्टिहीनों के लिए काम करी। परकिंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड, ओके, वाटर टाउन मैसेच्यूसेट्स के अंदर है। बहुत बड़ी संस्था जो दृष्टिहीनों के लिए काम करती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और लोग को संस्था को विजिट किया मैंने। लाइट हाउस फॉर द ब्लाइंड न्यूयॉर्क के संस्था अंदर है, उसके अंदर विजिट किया। एक लाइन्स ब्लड सर्विस फॉर द ब्लाइंड लिटिल रॉक में है, बिल्कुल, वहाँ पर भी मैं विजिट किया। कैलिफोर्निया में जब मैं रहा तो वहाँ पर भी मैंने जो कैलिफोर्निया स्कूल फॉर द ब्लाइंड था। मतलब आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे एक बार विजिट करते हैं, वहाँ की संस्थाओं को देखते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं उनसे। हाँ, उनसे मिलकर भी एक्सचेंज द आइडिया, बिल्कुल, एंड दी स्किल्स, हम क्या प्रोग्रेस कर सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम भी अपने के बच्चों को उन स्तर तक कैसे ले सकते हैं, इसका प्रयास मैं करता हूँ। बिल्कुल सर। और इसी के साथ साथ ही मुझे प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर कुछ पुरस्कार भी दिए गए, उनसे सम्मानित किया गया। मुझे अपंग कल्याण पुरस्कार, जो अपंग सेवा पुरस्कार अमरावती के अंदर एक संस्था है उनके द्वारा दिया गया।
एक मुझे बीजे मोदी फाउंडेशन अवार्ड नॉस्टिया नाम की संस्था बॉम्बे में है, उनके द्वारा दिया गया। एक बीज मंगल जी के नाम से कोई पुरस्कार था, समाज सेवी पुरस्कार, वो भी मुझे मेरा बीच में एक अग्रवाल केंद्रीय समिति द्वारा भी मुझे कुछ पुरस्कार दिया समाज कार्य के लिए। एक्चुअली मैं सामाजिक कार्य जो कर रहा हूँ, मानसेवी रूप से सामाजिक कार्य कर रहा हूँ दृष्टिहीनों के बीच में, तो उसके लिए समय समय पर कई लोगों के द्वारा मुझे सम्मानित किया जाता है, वो जो मुझे एक बहुत प्रोत्साहन करता है, मोटिवेशन देता है। और एक बात और बताना चाहूँगा मैं कि मेरा जैसा कि उम्र आपने शायद नहीं बोला, इसमें बीच में बताना चाहूँगा आपकी उम्र कि मैं 1947 में पैदा हुआ था। ओके। और अभी मैं करीब 77 वर्ष पूरे हो रहा हूँ, 78 वर्ष लग जाऊंगा। और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मेरी शरीर, मेरा दिमाग जो काम कर रहा है, वो मैं जो समाज कार्य करता हूँ, जो कार्य करता हूँ, बिल्कुल उसका मेरा एक प्रतिफल है जो मुझे एक्शन, मुझे मोटिवेशन, शक्ति प्रदान करता है, जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और आपने बताया कि 1947 से आप जन्म 57 से जन्म 47 में जन्म हुआ था मेरा। 47 मतलब जब देश आजाद हुआ था, जब आपका जन्म हुआ। हाँ। और आज आप सतत काम कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है सर आपके लिए। और आप एक मोटिवेशनल हमें देते हैं, एक इंस्पिरेशन हो आप हमारे लिए कि आप ऐसे ही काम करें और हम भी आपको देख के ऐसे ही काम करते रहे आगे और लाइफ में आगे बढ़ते रहे। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कर्मा शो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ आए और आपने हमें इतना इंस्पिरेशन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमें ये अवसर दिया आपके बीच आने का और आपके माध्यम से जन जन तक पहुँचने का, बिल्कुल हमारा समाचार लोगों तक पहुँचाने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत कि आप हमारे कर्मा शो पर आए, आपने आपके जीवन की जानकारी दी, आपकी संस्था की जानकारी दी और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो हम आगे आपके सपोर्ट में, आपके साथ हमेशा ऐसे ही खड़े हुए हैं। जब भी हमको भी कुछ मदद लगेगी, आपको कुछ मदद लगेगी, तो हम आपके साथ निरंतर सतत प्रयास करते रहेंगे। मैं भी कर्मा शो का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज आपके साथ बैठकर यहाँ आने का अवसर दिया और मेरे को जन तक पहुँचाने की, मेरी आवाज़ को आप जो प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर एक कर्म के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप जो काम कर रहे हैं कर्म का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, जिसमें हम अच्छे लोगों को आप प्रोत्साहित करेंगे काम करने के लिए, जिनने अपने जीवन को अपने कार्यों के साथ उज्जवल बनाया, आगे काम किया और अपने समाज में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ये जानकारी आप जन जन तक पहुंचा रहे हैं और उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वे भी अच्छा काम करें, कर्म करें, अच्छी चीज़ों के लगें, अपने जीवन को सकारात्मक कार्यों में लगावें। तो ये आपका बहुत अच्छा काम, आप जन तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपको बहुत बधाई देता हूं इस अच्छे कार्य के लिए। बिल्कुल धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आप कर्मा शो पे आए, आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर GD सिंघल की ओर से, मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ की ओर से तथा समस्त दृष्टिहीन बंदियों की ओर से थैंक यू सर। तो देखा दोस्तों आपने डॉक्टर GD सिंघल सर का इंटरव्यू, कैसे वो ब्लाइंड होकर भी आज लोगों को मोटिवेशनल दे रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, संस्था चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, बच्चों को प्रोग्रेस करवा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सफलता हासिल करवा रहे हैं। कितने अवार्ड्स उन्होंने जीते, कितनी जगह उन्होंने भ्रमण करा, कितने लोगों से वो मिले, फॉरेन टूर तक वो करके आ गए हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि हार कभी मत मानिए जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और ऐसा नहीं है कि आँख नहीं है तो आप देख नहीं सकते, आप लोगों की सोच से भी देख सकते हैं, अपनी सोच से देख सकते हैं। तो इसीलिए कहता हूँ कि देखते रहिए द कर्मा शो, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच। कई लोग
लोगों ने मेरे से कहा, बोले आपके रिकॉर्ड बनवा दे ये वो। तो मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अरे बोले आप चले जाओगे तो कौन याद करेगा। मैंने कहा मेरे को याद ही नहीं करना। नहीं, आप चले जाओगे तो हम याद रखेंगे, इसीलिए आज हमने आपका इंटरव्यू रखा है। आप याद रखो भाई, इतना ही बहुत है। दान करने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि इस हाथ से दान किया वो इस हाथ से करने वालों पड़े, वो दान है। तू मालिक है मेरा, मैं बंदा तुम्हारा, हो न छूटे कभी संगम हमारा, तेरे बिन नहीं कोई मेरा खिवैया, कहीं गिर न जाए तूफान में मेरी ये नैया। कल की खबर नहीं है, कल किसने देखा है, शाम को घर में बैठा था, सुबह शमशान में लेटा है।